स्टूडेंट्स वेलकम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी भाषा के बारे में। इसका स्वतंत्रता से पहले स्वरूप क्या था उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हिंदी का जो जन्म है वो भारत भूमि की आत्मा से हुआ है। मीन्स भारत में ही हिंदी को बोला जाता है, इसलिए जो इसको बोलता व लिखता है उसकी भाषा भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत भाषा होती है। हिंदी साहित्य लोगों के दर्दों की कहानी कहकर जनमानस को झकझोर देता है। आज भारत में लगभग 75% लोग हिंदी बोलते व समझते हैं। मीन्स पूरे भारत में जो 75% लोग हैं वो हिंदी को बोल सकते हैं अथवा समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि स्वतंत्रता से पहले हिंदी भाषा का स्वरूप कैसा था। हिंदी भाषा का आरंभ आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व हो चुका था। हिंदी का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। जो हिंदी का विकास हुआ है वो शौरसेनी अपभ्रंश से माना जा रहा है। आरंभिक हिंदी पर संस्कृत भाषा का प्रभाव था। इट मीन्स के जो आरंभिक हिंदी थी उसमें संस्कृत भाषा के जो शब्द थे उनका जो प्रयोग है वो ज़्यादा किया जाता था, परंतु धीरे धीरे विभिन्न उपभाषाओं के प्रभाव से इसका रूप सरल होता गया। क्योंकि जो संस्कृत है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, जो हिंदी है वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है। डिफ़िकल्ट कैसे थी पहले, क्योंकि इसमें संस्कृत भाषा के जो शब्द वो ज़्यादा इसमें प्रयोग किए जाते थे और एक स्वतंत्र रूप की ओर विकसित हुई। धीरे धीरे जो और उपभाषाएं थी उनके प्रभाव से क्या हुआ कि इसका जो रूप है वो और भी सरल हो गया। हिंदी में विभिन्न भाषाएं कौन कौन सी थी, जैसे कि मैथिली, ब्रज, खड़ी बोली, अवधी, पंजाबी का प्रभाव नजर आता है। आज जो हिंदी की स्थिति है उसका विचार करने से पूर्व हमें हिंदी के स्वरूप को ठीक से समझने के लिए इनको जो हिंदी के 3 शीर्षक हैं उनके अंतर्गत समझना होगा। इनके 3 भाग बनाकर समझना होगा। जो पहला भाग है वो है आदिकाल का। आदिकाल में पुरानी हिंदी को एक विशेष स्थान प्राप्त था। चारणों और लोक गायकों ने समकालीन परिस्थितियों के अनुकूल ओजस्वी वीर गाथाओं की रचना की। उनकी भाषा को डिंगल कहा गया। मीन्स जो तब के गायक थे, चारण थे, उन्होंने जो भी अपनी रचनाएं की तो उनकी जो भाषा थी उनको डिंगल कहा गया। उस समय जो भी भाषाओं और बोलियों का प्रयोग हुआ है वह प्राकृत और अपभ्रंश से विकसित हुई। ये सभी बोलचाल लोकगीतों व लोक काव्यों का माध्यम रही है। मीन्स जो इस हम भाषा की बात कर रहे हैं वो बोलचाल की भाषा थी और लोकगीतों की थी, जिसमें लोक काव्य की जड़ी रचना वो की गई थी। बौद्ध भिक्षुओं, जैन साधुओं, नाथों, सिंह पंथकों और महात्माओं ने इन्हीं बोलियों व उपभाषाओं में अपने उपदेशों का प्रचार किया। उस समय में जो धार्मिक लोग थे जो कुछ भी अपने उपदेश देना चाहते थे उन्होंने इसी जो उपभाषाएं थी, जो बोलियां थी उनमें ही प्रचार किया था, उस भाषा का ही प्रयोग किया। इसको अनेक विद्वानों ने पुरानी हिंदी का नाम दिया। हम किस समय की भाषा की बात कर रहे हैं जो आदिकाल में प्रयोग की जाती थी। अब दूसरा है मध्यकाल। यह युग भक्ति काल से भी जाना जाता है। भक्ति काल मतलब इस समय में जो भक्ति के साथ संबंधित रचनाएं थी वो बहुत रची गई थी, लिखी गई थी। हिंदी जनमानस की भाषा बनकर लोक संस्कृति की पहचान बनी। वही भाषा को मध्यकाल के भक्तों संतों ने अपनाया है। इन भक्तों और संतों ने
जो अपने उपदेश, जहाँ इन्होंने कुछ अपनी रचनाएं लिखी, कविताएं लिखी, वो इसी भाषा में लिखी। प्राचीन ज्ञान संस्कृत में सुरक्षित था। इस काल तक आते आते अपभ्रंश से निकली अवधि में भारत की भावनाओं को अभिव्यंजित किया। यह लोक भाषा बनी। लोक भाषा मतलब लोगों की भाषा, जिसको ज़्यादा लोग बोलने व समझने लगे। विद्वानों ने हिंदी के नाम से प्रतिष्ठित किया। भारत के विभिन्न भागों में रहने वाले साहित्यकार संत कबीर, जायसी सूर, तुलसी, मीरा, केशव, नामदेव, रहीम, रसखान, भूषण ने इसी भाषा में रचनाएं लिखी हैं। ये मध्यकाल के कवि हैं जिन्होंने हिंदी भाषा में जो अपना साहित्य है उसकी रचना की। आगे है आधुनिक काल। अरबी फारसी के प्रभाव के साथ 1800 ईस्वी में हिंदी काफ़ी विकसित हो चुकी थी। पद और गद्य में रचनाएं होने लगी, जिसको खड़ी बोली ने काफ़ी प्रभावित किया। सन 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना से हिंदी विभाग खोला गया। मीन्स हिंदी का जो अपना डिफरेंट अलग से जो विभाग है वो खोला गया। यहाँ हिंदी को प्रचारित करने का अवसर मिला। इस समय के प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु द्विवेदी, हरिऔध गुप्त, प्रसाद पंत, निराला, महादेवी को हिंदी के प्रति जनमानस में प्रेम भरने का श्रेय जाता है। मीन्स जो ये कवि हैं, रचयिता हैं, इन्हें क्या जाता है, इसका श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है कि इन्होंने हिंदी भाषा को आगे बढ़ाया। भारतेंदु एवं उनकी मंडली ने हिंदी में साहित्य रचनाओं से हिंदी का भारत में प्रचार किया। राजा राम मोहन राय ने सन 1826 में बंगदूत नाम का पत्र हिंदी, अंग्रेजी, बंगला में निकाला। अब हम बात करेंगे अंग्रेज काल में हिंदी का स्वरूप। अंग्रेजों के आगमन पर उन्होंने महसूस किया कि देश में आपसी विचार विमर्श के लिए कोई सामान्य भाषा होनी चाहिए। सामान्य मीन्स एक जैसी भाषा, जिसके साथ पूरे भारत वासियों के साथ हम जो कांटेक्ट हैं वो बना सकें, उनकी जो बातचीत है उसको समझ सकें और उनके सामने जो कोई भी हमारा मैसेज है उनको हम उन लोगों के पास पहुंचा सकें। तो यह भाषा उस समय कौन सी थी? सिर्फ हिंदी ही हो सकती थी, क्योंकि हिंदी को भारत में ज़्यादा लोग बोलते व समझते हैं। 1801 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने घोषणा की थी कि प्रशासनिक सेवा में केवल उन्हीं व्यक्तियों को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया जाएगा जिन्हें हिंदुस्तानी भाषा का ज्ञान होगा, क्योंकि वो अपना जो कोई भी मैसेज है वो उन लोगों के जरिए पहुंचाना चाहते थे जिन लोगों को हिंदुस्तानी भाषा आती थी। इसलिए अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने हिंदी सीखी। जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्होंने क्या सीखा? हिंदी भाषा को सीखा, ताकि वो लोगों के साथ जो बातचीत है वो कर सकें। कुछ अंग्रेज अधिकारियों व विद्वानों ने, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ, गिलक्राइस्ट, जॉर्ज ग्रियर्सन आदि ने भी स्थानीय लोगों से संपर्क के लिए जो हिंदुस्तानी परीक्षा की ज़रूरत पर बल दिया। सन 1857 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी भाषा को ही प्रयोग में लाया गया। स्वामी दयानंद ने हर आर्य समाजी के लिए जो हिंदी पढ़ने की अनिवार्यता घोषित की कि जो हर आर्य समाजी है उसको हिंदी भाषा का ज्ञान लाजमी है। 1919 ईस्वी में बड़ौदा में नरेश, बंगाल के रमेश चंद्र दत्त और महाराष्ट्र के रामकृष्ण गोपाल भंडारकर महोदय आदि हिंदी के क्षेत्र के बाहर के विद्वानों द्वारा आयोजनों में हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने की मांग पर मोहर लगाई। और ये कुछ लोग ऐसे थे कि इन्होंने ये बोला कि जो हिंदी है उसको
राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। श्री राजगोपालाचार्य ने हिंदी को विद्यालयों में अनिवार्य विषय बनाया। ये था हिंदी का स्वरूप। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हिंदी का स्वरूप कैसा था। धन्यवाद।